क्या गवर्नमेंट हम सबके पैसे बर्बाद कर रही है साइंस के उन रिसर्च में फंडिंग डाल डाल के जिसका हमारी लाइफ में कुछ काम आता हुआ दिख नहीं रहा है? अरे भाई, मुझे क्या लेना देना है कि ब्लैक होल है या नहीं है, डार्क मैटर होता है या नहीं होता है, इतने करोड़ों रुपए यहाँ पर फंडिंग क्यों दी जा रही है, मुझे क्या फायदा है? अरे मुझे तो लगता है कि ये सारे साइंटिस्ट लैब में बैठे बैठे कुछ भी करते रहते हैं, पता नहीं क्या ही करते रहते हैं। इससे आम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, बस हमारे टैक्स के पैसों पे बढ़िया से जी रहे हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो क्यूरियस पीपल, अभी कुछ दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने NIH यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की फंडिंग को फ्रीज कर दिया है। तो जो नए नए एप्लीकेशंस आने वाले थे, नए नए रिसर्च प्रोजेक्ट के, उन सब के एप्लीकेशन को भी होल्ड पे रख दिया गया है। और ये थोड़ा एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि अब ट्रंप दूसरी बार प्रेसिडेंट बने और इससे पहले भी जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो देखा गया था कि साइंटिफिक इनिशिएटिव में बहुत कमी आई थी, साइंस की फंडिंग में बहुत सारे डिफरेंसेस आए थे। इनफैक्ट ट्रंप उन लोगों में से है जो क्लाइमेट चेंज जैसे सीरियस प्रॉब्लम को सीधा सीधा डिनाई कर देते हैं। उनका तो कहना है कि ये क्लाइमेट चेंज फालतू की चीज है और ये साइंटिस्ट लोग फालतू में फंडिंग वंडिंग लेने के लिए कुछ भी बना देते हैं, प्रोपेगेंडा है ये उनके हिसाब से। ऐसा बोला जाता है कि साइंस और पॉलिटिक्स को हम लोग कितना भी अलग करने की कोशिश करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो मिल ही जाती है। और वो मिलती इसलिए है क्योंकि साइंस वर्क करती है फंडिंग के ऊपर, और ये फंडिंग मेनली गवर्नमेंट से आती है और गवर्नमेंट वर्क करती है पॉलिटिक्स के ऊपर। सो बेसिकली पॉलिटिक्स कैसे होने वाली है वो डिफाइन करेगी कि साइंस कैसे होने वाली है। इसलिए आई समटाइम्स बिलीव कि अगर कोई पॉलिटिकल एजेंडा साइंस से रिलेटेड है तो साइंस के लोगों को उसके ऊपर बात करनी चाहिए। और आज की बात है ही प्रॉब्लमेटिक कि साइंस की फंडिंग को लेकर काफी सारे मूव्स बढ़ते जा रहे हैं कि साइंस की फंडिंग क्यों हो रही है, हम लोगों को क्या फायदा हो रहा है उससे। इसके ऊपर हम लोग जब भी बात करते हैं तो इसरो का नाम इंडिया में जरूर सामने आता है। हमको पता है कि हम लोग चंद्रयान 3 जैसे या फिर गगनयान जैसे मिशन के ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन इस मिशन से फायदा क्या है? वैसे कायदे से तो एक साइंटिस्ट से सीधी सीधी ये चीज पूछनी नहीं चाहिए कि उसका फायदा क्या है, क्योंकि कई बार ये होता है कि साइंस में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं बिना किसी डायरेक्ट इमीडिएट रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के। मतलब सीधी सी बात ये है कि मैं साइंस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है और वो चाहती है कि इसका रिटर्न आए, वो चाहती है कि हमारी कंट्री बेटर हो। एट द एंड ऑफ द डे वही एंड गोल है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि आपको हमेशा वो रिजल्ट मिल जाए। इसे हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ मनी समझ सकते हैं, यानी कि मुझे उन सारे एक्सपेरिमेंट में पैसा डालना है जिससे मुझे बेस्ट बेनिफिट मिले। लेकिन पता कैसे चलेगा कि बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन है? उसके लिए हम लोगों को कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट में भी पैसे लगाने पड़ेंगे जिसमें कोई रिटर्न नहीं आएगा, और यही चीज साइंस में होती है। हमको श्योरली नहीं पता कि इसका क्या रिटर्न आएगा। इनफैक्ट एक सच बात बताता हूँ, बहुत सारे फंडामेंटल रिसर्चर्स ऑल्दो वो चाहते हैं कि इस रिसर्च का कुछ बेनिफिट आए, बट मेनली व्हाई दे आर डूइंग रिसर्च इज बिकॉज दे आर क्यूरियस अबाउट इट। उनको जानना है कि यूनिवर्स कैसे काम कर रही है, नेचर कैसे काम कर रहा है। उस क्यूरियोसिटी की वजह से वो लोग रिसर्च करते हैं। एंड यस, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा है तो एक जवाबदेही बनती है कि उस पैसों का एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और अगर देखा जाए तो फंडामेंटल साइंस के रिसर्च से ह्यूमैनिटी को बहुत बहुत फायदा हुआ है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। आज के टाइम में जो AI का हम लोग इतना देख रहे हैं, AI का बूम आ रखा है, AI के ऊपर इतनी सारी प्राइवेट कंपनीज काम कर रही है, स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, मतलब AI हर जगह AI। लेकिन आज से 50 साल पहले जब AI वर्ड इतना ज्यादा हाइप्ड अप नहीं था, तब ये गवर्नमेंट ही थी जिन्होंने उसके ऊपर फंडिंग की थी, उसके फंडामेंटल रिसर्च के ऊपर पैसा लगाया था। सोच के देखिए, अगर गवर्नमेंट उस टाइम AI को फंड नहीं करती तो आज के टाइम में इतना हाइप क्रिएट ही नहीं होता। 2024 का जो फिजिक्स नोबेल प्राइज गया था, जब उन लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट की थी, तब उनको इतना श्योरली नहीं पता था कि आगे जाके इतनी वास्ट फील्ड हो जाएगी। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के बारे में बात कर लेते हैं, CERN के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली वो पार्टिकल फिजिक्स प्रैक्टिस हो रही है ना, लेकिन आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड वेब जो कि आज के टाइम में पूरी दुनिया यूज कर रही है, वो CERN में इन्वेंट हुआ था, वहां पर इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए। इसके अलावा नासा की बात कर लेते हैं। उन्होंने ना जाने कितनी नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है इसलिए ताकि वो स्पेस प्रोग्राम में हेल्प आ सके, लेकिन आज के टाइम वो मेडिकल की फील्ड हो गई, ये दूसरी फील्ड में भी काम आ रहे हैं। आई मीन काउंटलेस एग्जांपल है जिससे सीधा सीधा ये पता चल जाएगा कि जब भी हम लोग फंडामेंटल साइंस में इन्वेस्ट करते हैं उसका रिटर्न मिलता है, और उसका रिटर्न ऐसा नहीं मिलता जैसे अप्लाइड साइंस में हम लोग सोचते हैं। अप्लाइड साइंस में हम लोगों को पता है कि मैं इसके कोई एप्लीकेशन पार्ट पे इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे पता है कि यहां से ये आउटकम आने की पॉसिबिलिटी है। फंडामेंटल रिसर्च में कई बार ऐसे आउटकम आते हैं जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग हो सकते हैं, पैराडाइम शिफ्ट ला सकते हैं, मतलब कि जिस तरीके से हम लोग नेचर को वर्क करते हुए देखते हैं वो चेंज कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम यही है कि उसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी। तो सीधी सी बात है कि ये जो फंडिंग है इसमें डायरेक्टली बेनिफिट किसी को होता नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट इज दी ओनली एजेंसी जो फंडामेंटल साइंस के ऊपर इन्वेस्ट करती है। क्योंकि गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं करेगी तो कौन करेगा? प्राइवेट एजेंसीज को वही रिटर्न चाहिए।
फंडामेंटल साइंस नहीं देने वाली रिटर्न सीधा सीधा। इनकेस आ जाए, एक्सेप्शंस कैन बी देयर, वो बात अलग है, बट हम लोग जनरल फंडामेंटल रिसर्च की बात करें तो इमीडिएट रिटर्न नहीं आता है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब इंडिया के ऊपर बात कर लेते हैं। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन आपको पता है हम लोग हमारे जीडीपी का कितना परसेंट ये साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं? ओनली 0.64%। यस, ये जो हम लोग इतना बड़ी जीडीपी की बात कर रहे हैं, हम लोग इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, केवल 0.64% इसका हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट हो रहा है। यानी कि इसमें से और कम पैसा होगा जो फंडामेंटल साइंस में जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि भाई इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उसका 0.64% इज अ बिग अमाउंट। ये सोचने में बड़ा लग रहा है, लेकिन चलिए इसका कंपैरिजन दूसरी कंट्री से करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे अभी सबसे क्लोज राइवल चाइना के बारे में बात कर लेते हैं। चाइना आपको पता है कि अपने जीडीपी का कितना परसेंट साइंस और टेक्नोलॉजी या R&D में इन्वेस्ट करता है? वैसे तो ये सारे नंबर हर साल वेरी करते हैं, बट हम लोग रिसेंट डेटा की बात करें तो ये नंबर है 2.54%। इंडिया 0.64% यूज कर रही है और चाइना 2.54। भैया सीधी सी बात है कि वहां पर साइंस और टेक्नोलॉजी में इनोवेशन ज्यादा आएगा, क्योंकि जहां ज्यादा पैसा जाएगा उधर ज्यादा रिसर्चर जाएंगे, और जहां ज्यादा रिसर्चर जाएंगे वहां ज्यादा डेवलपमेंट होगी। नो वंडर हम लोग न्यूज देख रहे हैं कि चाइना ने आर्टिफिशियल सन बना दिया, जो कि बाय द वे न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर काम करता है। नो वंडर हम लोग देखते हैं कि चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार है। क्यों? क्योंकि दे नो दैट साइंस इज द इंजन टू प्रोस्पेरिटी, और वहां पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए वर्ल्ड लीडर यूएसए की बात कर लेते हैं। यूएसए को ये तो पता होगा ना कि साइंस कितना मैटर करता है। अब ट्रम्प की बात अलग है, ट्रम्प एक साइंस डिनायर आ गया है, बट यूएसए की इन जनरल बात करें तो यूएसए ऑन एन एवरेज 3.4% ऑफ इट्स जीडीपी R&D पे खर्च करता है। ये बहुत बड़ा नंबर है एक जीडीपी के हिसाब से। फिर हम लोग बात कर लेते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी भी ऑन एन एवरेज 3.15% ऑफ इट्स जीडीपी के अराउंड इन्वेस्ट करता है। जापान की बात कर लेते हैं। जापान इन सबसे कम है, लेकिन जापान भी 1.5% के अराउंड इन्वेस्ट करता है। और हम लोगों का नंबर क्या है? 0.64%। लेकिन हम लोगों को तो पाकिस्तान से ऊपर रहना है ना, एंड आई अश्योर यू पाकिस्तान सब लोग ऊपर है। पाकिस्तान 0.16% ऑफ इट्स जीडीपी इन्वेस्ट करता है। लेकिन अगेन हम लोगों को पाकिस्तान की तरफ बनना नहीं है। हमको जब भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स चाहिए होता है तो हम लोग कंपैरिजन के लिए पाकिस्तान को निकाल लेते हैं। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि बाकी सारी कंट्रीज कितना आगे निकल रही हैं, तो उस चीज को हम लोग हमेशा अवॉइड करते हैं। हमको यहाँ रियलिस्टिक बन के चलना है। इंडिया नीड्स इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट नहीं करना चाहती, गवर्नमेंट भी करना चाहती है, लेकिन पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में उनको देखना पड़ता है कि उनको जनता को भी जवाब देना है, और जनता कई बार साइंस को डिनाई कर देती है। क्यों? क्योंकि उनको इतना डिटेल में पता नहीं चलता कि ये इतना सारा पैसा जा कहां से रहा है। जैसे इसरो का मैंने बताया, इसरो के ऊपर एलिगेशन लगते हैं। वो तो चलो इसरो ने अपनी रिपोर्ट निकाली और फिर बोला कि हम लोग एवरी रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट में 2.5 रुपीज से ज्यादा का रिटर्न देते हैं। लेकिन अगर वो नहीं निकाल रहे होते तब तो सब लोग एलिगेशन लगा ही रहे होते। तो इंडिया जैसी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से लोग इस फंडिंग के लिए डिनाई करते हैं? वैसे तो इसके काफी सारे रीजन है, बट इसको मेनली अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो सबसे पहला रीजन आएगा रिजेक्शन। लोगों को ये लगता है कि जब भी हम लोग बहुत ज्यादा फंडामेंटल साइंस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न कई बार खतरनाक हो सकता है। एंड व्हेन आई से खतरनाक, आई मीन बॉम्ब जैसी चीजों की बात कर रहा हूं। मतलब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो इतना बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया आइंस्टाइन की इक्वल्स mc स्क्वायर, बिकॉज वो एनर्जी मास कन्वर्जन के ऊपर आया गया। बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे गए, आइंस्टाइन को ब्लेम किया गया उस चीज के लिए। बहुत सारे राइटर्स ने ये क्लेम किया कि साइंस खतरनाक चीज है, क्योंकि साइंस ऐसा बॉम्ब बना सकती है, केमिकल वेपन साइंस की मदद से बने। लेकिन हमको ये जानना जरूरी है कि ऑब्वियसली साइंस को अगर हम लोग गलत तरीके से यूज करें तो वेपन की तरह यूज हो सकता है, लेकिन फिर वी हैव टू इंश्योर कि ये जो साइंस का डिस्ट्रीब्यूशन है ये सब जगह अच्छे से हो, ताकि एक बैलेंस ऑफ पावर हो सके। दूसरी चीज, जिस साइंस की मदद से हम लोग नुकसान कर सकते हैं, उसी साइंस की मदद से हम लोग उस डेंजर को ओवरकम कर सकते हैं और हमारी लाइफ बेटर बना सकते हैं। आई मीन सोच के देखो, क्लाइमेट चेंज जैसी चीज के ऊपर हम लोग साइंस के बेसिस पे वर्क कर रहे हैं। सोच के देखो कि हमारे पास वैक्सीन जैसी चीज है। अरे आज से कई साल पहले देख लो, हमारे यहाँ पर लोग कितने बच्चे करते थे, उसमें कितने सारे मर जाते थे। आज ये डेथ रेट नहीं दिखेगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ वैक्सीन। Why? Because of science. Science is literally saving millions of life every year. इतनी इंपॉर्टेंट है साइंस, उसको हम लोग डायरेक्टली डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो ये जो रिजेक्शन वाला पार्ट है ये बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यस कई बार साइंस के बहुत खतरनाक चीजें निकलती हैं, लेकिन उससे ज्यादा हमको फायदे मिल रहे हैं, और वो फायदे इतने ज्यादा वैल्यूएबल है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। दूसरी चीज, कॉम्प्लिकेंसी। बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि हम लोग जब भी कोई भी न्यूज देखते हैं तो देख रहे हैं साइंटिस्ट ने ये चीज डेवलप की या फिर इंजीनियर्स ने ये चीज बनाई, तो इससे हमारे दिमाग में एक पैटर्न आ गया है। पैटर्न ये आ गया है कि ये जो प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस तो अब चलती रहेगी, इसका एंड नहीं है।
लेकिन ये जरूरी नहीं है। ये प्रोग्रेस इसलिए हो पा रही है क्योंकि आज से कई साल पहले बिना किसी रिटर्न के चाह के साइंस में इन्वेस्ट किया गया, फंडामेंटल बेसिक साइंस में इन्वेस्ट किया गया। आज के टाइम में अगर हम लोग फंडिंग रोक देंगे, हमको इमीडिएट चेंज नहीं दिखेगा। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद उसका रिजल्ट दिखेगा। तो आज का जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम लोग इस होप में भी कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम को उसका रिटर्न दिखे। तो हम लोग सीधा ये नहीं कह सकते कि ये जो नॉलेज हमारे पास लगातार आती जा रही है, ये हमेशा इसी रेट में आती जाएगी। ये मतलब बेसिकली वैसा ही माइंडसेट हो गया कि मैं कितने कैजुअली बोल देता हूं कि कल दोपहर के 2 बजे जब गर्मी हो रही होगी, तब मैं कोई ठंडी एसी वाली जगह पे चला जाऊंगा। ऐसे मुझे श्योरली पता है कि कल दोपहर के 2 बजे धूप निकलने वाली है। क्यों पता है मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा पैटर्न देखा है जब से मैं पैदा हुआ हूं कि रोज दोपहर के आसपास धूप निकलती है अनलेस क्लाउड ना हो। तो ये पैटर्न के बेसिस पे मैंने ये अज्यूम कर लिया कि अब से हमेशा ही ऐसा चलता रहेगा। अभी तक फंडिंग हुई है इसलिए नॉलेज बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही फंडिंग कम होगी वो नॉलेज का पेस कम हो सकता है। तो हम लोगों को ये जो अभी इतनी सडन ग्रोथ है इसको ग्रांटेड लेकर नहीं चलना है। नंबर 3, पाई एपोक्लिप्स। बेसिकली आइडिया ये है कि लोग कहते हैं कि यार हमारे पास इतने लिमिटेड रिसोर्सेज है, हम लोग इतना सारा पार्ट साइंस को दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया इंडिया में हम लोग केवल 0.64% ऑफ जीडीपी दे रहे हैं, तो लोग उसके लिए भी कहेंगे कि इतना सारा पैसा हम लोग क्यों लगा दे रहे हैं। लेकिन लोग ये चीज भूल जाते हैं कि वो जो 0.64% जो ऑलरेडी बहुत कम है, वो जो पैसा हम लोग वहां लगा रहे हैं, उसकी मदद से कितने नए रिसोर्सेस आ सकते हैं जिसकी मदद से ये जो हमारा जीडीपी का पूल है ये बढ़ सकता है। इसरो का एग्जांपल ले लेते हैं। इसरो 1 रुपए पर 2.5 रुपीज का अगर रिटर्न दे रहा है तो सीधी सी बात है वो हमारे लिए रिसोर्सेस ही तो बढ़ा रहा है। तो सोच के देखो ऐसी कितनी सारी साइंस होगी जो लोगों को नहीं पता है, लेकिन वो इन जनरल हमारे लिए रिसोर्सेस बढ़ा रहे हैं। और भी कुछ आर्गुमेंट्स है जो बहुत सारे साइंस डिनायर्स या फिर वो लोग जिन लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं है वो साइंस की फंडिंग के अगेंस्ट में देते हैं। लेकिन सीधी सी बात यह है कि साइंस की फंडिंग का रिटर्न आता है, हम लोग लेकिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमेशा रिटर्न आए। आई नो ये बहुत अजीब सी बात है, मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि फंडामेंटल साइंस का रिटर्न आ सकता है, लेकिन आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए इमीडिएट रिटर्न, क्योंकि एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस में भी नेवर नो हम लोग क्या फाइंड कर ले। इट्स लाइक वेरी अनसर्टेन, बट जस्ट बिकॉज इट इज अनसर्टेन डजंट मीन हमको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हिस्टोरिकली साइंस ने बहुत बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। हम लोग हमारी कंट्री को एक फास्ट ग्रोइंग नेशन बनाना चाहते हैं ना, तो चलिए कुछ लीडिंग साइंस पे परफॉर्म करने वाली कंट्रीज का एनालिसिस देख लेते हैं। सबसे पहले यूएसए की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बात की कि यूएसए 3.1 से लेकर 3.4% तक अपनी जीडीपी का इन्वेस्ट करता है, यानी कि वो अराउंड 750 से लेकर 800 बिलियन डॉलर्स के बीच में पैसा इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। यही सेम नंबर की हम लोग जर्मनी में बात करें तो जर्मनी 3.1 से लेकर 3.2% ऑफ इट्स जीडीपी यूज करता है, और साथ ही साथ उनकी यूनिवर्सिटीज जो है बहुत ही डेवलप है, उन सब का यूज करता है अपने रिसर्च और डेवलपमेंट को कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाने के लिए। तो ये जो जर्मनी के पास एक अपना अलग यूएसपी है, क्योंकि हिस्टोरिकली जर्मनी के पास काफी अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स रहे हुए हैं जहां बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग आए हुए हैं, तो जर्मनी उस चीज का काफी फायदा उठाता है। बाय द वे इंडिया में आज वो अवेलेबिलिटी नहीं है, हम लोगों ने बनाए हैं जो आगे जाके ऐसे मे भी हो जाएंगे, लेकिन अभी नहीं है। तो वो एडवांटेज भी हमारे पास नहीं है जो जर्मनी के पास है। जापान की बात करें तो बहुत छोटा सा देश है, लेकिन वो 150 बिलियन डॉलर से इन्वेस्ट करते हैं। अब मैंने इतने बड़े बड़े नंबर बताए, और इंडिया का अगर हम लोग कंपैरिजन में देखें तो इंडिया केवल $17.2 ऑन एन एवरेज इन्वेस्ट करती है R&D के ऊपर। आई नो दिस इज अ प्रॉब्लम कि हमारे पास बहुत सारे इश्यूज है, हमारे पास लोग हैं जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, हमारे पास इतनी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के, रोड बनानी है। भाई साइंस पे कैसे पूरा पैसा लगा दे, लेकिन एज अ सिटीजन हम सबको ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट भी उस चीज को प्रायोरिटाइज तब करेगी जब सिटीजन उस बात को समझेंगे। इसलिए एज अ साइंस कम्युनिकेटर मैं ये अपनी ड्यूटी समझता हूँ कि मैं आप लोगों को अवेयर करूं कि हम लोगों के अवेयर होने से कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमसे इन्फ्लुएंस होकर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल क्या चाहती है। अगर मेजोरिटी ऑफ द पीपल साइंस और टेक्नोलॉजी में इनोवेशन चाहेगी तो गवर्नमेंट डेफिनेटली उधर फोकस करेगी। नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। अब आई नो मैंने ये आपके अवेयरनेस के ऊपर बनाया है, लेकिन इंडिया में और भी बहुत सारे फैक्टर है जिसकी वजह से R&D इतना ज्यादा बूस्ट नहीं कर रहा। उसका एक रीजन है कि प्राइवेट इन्वेस्टर जो इंडिया में है वो बहुत ही ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते इसके ऊपर। मतलब कि अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इन्वेस्टर या प्राइवेट कंपनीज मिलेंगे जो फंडामेंटल रिसर्च में इन्वेस्ट कर रही हैं। कम होती हैं लेकिन होती हैं। इंडिया में वो रेट बहुत कम है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उससे बहुत कम है।
जो कि बहुत डायरेक्टली इंपैक्ट डाल रहा है। क्योंकि अगर आप इंडिया में भी ध्यान दें तो हम लोग इंडिया में इनोवेशन से ज्यादा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर फोकस करते हैं, यानी कि एक बार कोई टेक्नोलॉजी कोई बना दे फिर हम उसे और सस्ते तरीके से बना देंगे। और हमारे ज्यादातर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर ये काम हो रहा है, ज्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी गेम में आना पड़ेगा इसमें, और उसके लिए गवर्नमेंट को उनको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। अब ये एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है जिसके ऊपर फर्दर डिटेल में वीडियो बनाई जा सकती है कि कैसे किया जा सकता है, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्रॉफिट पब्लिशर होते हैं, यानी कि बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस जो कि जर्नल का एक्सेस लेने के लिए बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, इस चीज का कुछ करना पड़ेगा। ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, केवल इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है कि ये बीच वाले पब्लिशिंग हाउस कितना पैसा खा जाते हैं, अदर देन कि जो नेसेसरी पैसा रिक्वायर्ड है इन सारी प्रोसेस में, उसके अलावा अच्छा खासा मार्जिन होता है, जिसकी वजह से वो इंसान जिसके पास एकेडमिक एक्सेस नहीं है या फिर उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो उसको खरीद सके, वो कैसे साइंस में इन्वेस्ट करेगा, वो कैसे चीजों को समझेगा। ये एक बड़ा बैरियर है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोगों को ग्रांट एक्सेस को सिंप्लीफाई करना चाहिए। आज के टाइम में अगर ग्रांट लेना हो, इतना हेक्टिक प्रोसेस है कि पर्सन अपना रिसर्च करे कि ग्रांट प्रोसेस में ही लग जाए। जो लोग ग्रांट के लिए अप्लाई करते हैं उनको पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, मतलब बहुत ही ज्यादा हेक्टिक प्रोसेस है, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को हम लोग को और बेटर करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन, यानी कि मेजर प्राइवेट कंपनीज को गवर्नमेंट के साथ आके फंडामेंटल साइंस की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी और उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी एज अ कंट्री हम लोगों का डेवलपमेंट होगा। अब यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि बहुत सारे रिसर्च प्रपोजल्स आते हैं, बहुत सारे ग्रांट आते हैं, कैसे डिसाइड करें किसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। कौन सी रिसर्च ऐसी है जो डेड एंड पे पहुंच चुकी है लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम एंड सभी ने कई बार इसके ऊपर बात करती रहती है। मे बी इट्स अ टॉपिक ऑफ अनदर वीडियो कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एनालाइज करें कि कौन सी साइंस डेड है, क्या पैरामीटर्स उस चीज को डिसाइड करने के लिए, क्या फिजिक्स सही में डेड है जैसा बहुत लोग क्लेम करते हैं या फिर नहीं है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है, कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ, कमेंट्स में बताइए। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी साइंटिफिक बातें डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।